5 बड़े नेता जो 2029 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नंबर 5 पर आते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा की राजनीति के पुराने और बेहद अनुभवी खिलाड़ी हैं। हरियाणा की राजनीति में इनका नाम उस दौर से जुड़ा है जब कांग्रेस की सरकार में लगातार 2 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी इनके पास रही। अगस्त 2026 तक की बात करें तो हुड्डा जी हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, यानी सरकार सत्ता में बैठी है लेकिन सदन के अंदर सरकार को घेरने और विपक्ष की आवाज उठाने की जिम्मेदारी हुड्डा जी के पास है। 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 37 सीटों पर पहुंची और भाजपा 48 सीटों के साथ लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रही। यानी कांग्रेस सत्ता से बाहर जरूर हुई लेकिन हरियाणा में उसका मुकाबला खत्म नहीं हुआ, मुकाबला टक्कर का है। अब सवाल है कि 2029 में हुड्डा जी मुख्यमंत्री क्यों बन सकते हैं। पहली वजह है राजनीतिक अनुभव। हुड्डा जी को हरियाणा की राजनीति की नस नस पता है। कौन सा इलाका किस मुद्दे पर नाराज होता है, किस सीट पर कौन सा समीकरण चलता है और चुनाव के वक्त कौन सी हवा कितनी तेज चल रही है, इसका लंबा अनुभव इनके पास है। दूसरी वजह है उनका अपना मजबूत राजनीतिक आधार। रोहतक और आसपास के इलाकों में हुड्डा परिवार का राजनीतिक प्रभाव लंबे समय से दिखाई देता रहा है। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 2024 में गढ़ी सांपला किलोई से विधायक चुने गए और विधानसभा में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में बने रहे। तीसरी बात और भी दिलचस्प है, कांग्रेस अगर 2029 में सत्ता वापसी का सपना देखती है तो उसे ऐसा चेहरा चाहिए जिसे गांव से लेकर विधानसभा तक पहचान मिलती हो। हुड्डा जी के पास यह पहचान पहले से मौजूद है। लेकिन राजनीति में उम्र भी एक फैक्टर होती है। 1947 में जन्मे हुड्डा जी 2029 में 80 साल पार कर चुके होंगे। इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं कि उनका राजनीतिक वजन कितना है, सवाल यह भी है कि कांग्रेस 2029 में अनुभव की पुरानी तलवार निकालेगी या नई पीढ़ी को मैदान में उतारेगी। यहीं से कहानी पलटती है, क्योंकि कांग्रेस के पास एक ऐसा चेहरा भी है जो उम्र में छोटा है, संसद में मौजूद है और हरियाणा की राजनीति में हुड्डा परिवार की अगली पीढ़ी का बड़ा नाम माना जाता है। और अगर कांग्रेस ने 2029 में पीढ़ी बदलने का फैसला किया तो मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है। नंबर 4 पर आते हैं राव नरबीर सिंह जी। राव नरबीर सिंह जी फिलहाल हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और बादशाहपुर से विधायक हैं। यानी वे सिर्फ विधायक नहीं बल्कि मौजूदा भाजपा सरकार के महत्वपूर्ण राजनीतिक चेहरों में शामिल हैं। बादशाहपुर कोई साधारण राजनीतिक इलाका नहीं है। गुरुग्राम के आसपास का यह क्षेत्र हरियाणा की बदलती अर्थव्यवस्था और शहरी राजनीति का बड़ा केंद्र है। 2024 के विधानसभा चुनाव में राव नरबीर सिंह जी ने बादशाहपुर सीट जीती थी। अब 2029 में मुख्यमंत्री बनने की संभावना कहां से आती है? सबसे पहले उनका क्षेत्रीय प्रभाव। हरियाणा की राजनीति में दक्षिण हरियाणा का अपना अलग महत्व है। यहाँ जातीय समीकरण, ग्रामीण राजनीति, शहरी विस्तार और दिल्ली एनसीआर से जुड़े मुद्दे एक साथ चलते हैं। राव नरबीर सिंह जी इसी इलाके से आते हैं। दूसरी बात, वे भाजपा की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। यानी अगर 2029 तक भाजपा सत्ता में रहती है और पार्टी को मुख्यमंत्री के लिए किसी नए चेहरे की तलाश होती है तो मौजूदा मंत्रियों में से मजबूत संगठनात्मक और क्षेत्रीय आधार वाले नेताओं पर नजर जाना स्वाभाविक है। तीसरी बात है राजनीतिक अनुभव। राव नरबीर सिंह जी पहले भी हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके हैं, इसलिए प्रशासन चलाने का अनुभव इनके खाते में पहले से है। लेकिन यहाँ एक पैंच है, मुख्यमंत्री की कुर्सी सिर्फ मंत्री बनने से नहीं मिल जाती, उसके लिए पार्टी के भीतर वजन, जनता में पकड़ और सही समय पर सही समीकरण चाहिए। राजनीति में कई बार विधायक मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में रहते हैं और सुबह उठकर पता चलता है कि पार्टी ने किसी और का नाम आगे कर दिया। यानी कि यहाँ कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, ऊंट किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता। फिर भी अगर 2029 में भाजपा दक्षिण हरियाणा और गुरुग्राम बेल्ट से किसी बड़े चेहरे को आगे बढ़ाना चाहती है तो राव नरबीर सिंह जी का नाम चर्चा में आ सकता है। नंबर 3 पर आते हैं अनिल विज जी। अनिल विज जी फिलहाल हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और अंबाला कैंट से विधायक हैं। उनका राजनीतिक अनुभव हरियाणा भाजपा में कई दशकों तक फैला हुआ है।
अब इनका राजनीतिक वजन समझिए। अनिल विज जी हरियाणा भाजपा के सबसे पुराने और चर्चित चेहरों में से एक हैं। विधानसभा की राजनीति में उनका लंबा अनुभव है। अंबाला कैंट से उन्होंने 2024 में भी जीत दर्ज की। इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी अपनी पहचान। अनिल विज जी उन नेताओं में हैं जिन्हें पार्टी का सिंबल हटाकर सिर्फ नाम से भी पहचाना जा सकता है। उनकी बेबाक शैली, तेज बयान और सरकार पर खुलकर टिप्पणी करने की आदत उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। और मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर एक पुरानी बात भी याद रखिए। हरियाणा की राजनीति में अनिल विज जी का नाम मुख्यमंत्री पद की चर्चा से पहले भी जुड़ चुका है। इसलिए 2029 में अगर भाजपा किसी अनुभवी और बेहद चर्चित चेहरे पर दांव लगाने का फैसला करती है तो विज जी का नाम फिर सामने आना कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन राजनीति में हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। विज जी की सबसे बड़ी चुनौती उनकी उम्र है। 2029 में उनकी उम्र लगभग 76 साल हो जाएगी। भाजपा पिछले कुछ वर्षों से उम्र और पीढ़ी परिवर्तन को लेकर अलग अलग रणनीतियां अपनाती रही है। इसलिए पार्टी अगर 2029 में युवा नेतृत्व को प्राथमिकता देती है तो विज जी की संभावना कमजोर पड़ सकती है। लेकिन अगर पार्टी कहे कि भाई अनुभव भी कोई चीज होती है तो फिर अनिल विज जी का राजनीतिक वजन हल्के में लेना मुश्किल होगा। उनका दूसरा फायदा है सरकार के अंदर उनकी मौजूदगी। वे अभी भी कैबिनेट मंत्री हैं, यानी 2029 तक उनके पास प्रशासन, संगठन और जनता के बीच सक्रिय रहने का मौका है। और राजनीति में एक बात पक्की है, जिसका नाम चर्चा में रहता है, उसका खेल पूरी तरह खत्म नहीं होता। लेकिन अब जिस नेता का नंबर आने वाला है उनके पास उम्र भी है, संसद का अनुभव भी है और हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा राजनीतिक उपनाम भी है। नंबर 2 पर आते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी फिलहाल रोहतक से कांग्रेस के लोकसभा सांसद हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने रोहतक सीट से जीत हासिल की और हरियाणा कांग्रेस के प्रमुख युवा चेहरों में अपनी जगह मजबूत की। अब 2029 का गणित देखिए। अगर कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है और पार्टी नेतृत्व यह तय करता है कि अब मुख्यमंत्री पद पर नई पीढ़ी का चेहरा चाहिए तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम सबसे आगे आने वालों में से हो सकता है। क्यों? सबसे पहली वजह है उम्र। 2029 में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी लगभग 50 के होंगे, यानी मुख्यमंत्री पद के लिए उनके पास पर्याप्त राजनीतिक अनुभव भी होगा और कई साल तक सक्रिय राजनीति करने की उम्र भी। दूसरी वजह संसद का अनुभव। लोकसभा में रहकर राष्ट्रीय राजनीति का अनुभव मिलना किसी भी राज्य के नेता के लिए बड़ा फायदा होता है। इससे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ संपर्क बनता है और राज्य की राजनीति को दिल्ली की राजनीति से जोड़ने की क्षमता बढ़ती है। तीसरी वजह रोहतक और हरियाणा में उनकी राजनीतिक पहचान है। 2024 में रोहतक लोकसभा सीट पर उनकी जीत ने उनके राजनीतिक आधार को मजबूत किया। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ है, दीपेंद्र हुड्डा जी का रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी का सवाल आते ही गुटबाजी की राजनीति भी साथ साथ चलती है। हरियाणा कांग्रेस में अलग अलग नेताओं के अपने अपने समर्थक और समीकरण हैं। ऐसे में चुनाव जीतना एक चुनौती है और जीत के बाद मुख्यमंत्री बनना दूसरी। अगस्त 2026 में दीपेंद्र हुड्डा जी एक विवाद को लेकर भी चर्चा में रहे। उन पर सज्जन कुमार को लेकर कथित टिप्पणी से जुड़ा विवाद उठा, जिसे हुड्डा जी ने खारिज करते हुए कहा कि उनके मुंह में शब्द डाले जा रहे हैं। इसलिए इस मामले को उनके खिलाफ स्थापित तथ्य की तरह नहीं बल्कि एक राजनीतिक विवाद के रूप में ही देखना चाहिए। अब सोचिए, अगर 2029 तक कांग्रेस मजबूत होती है, भूपेंद्र हुड्डा जी सक्रिय राजनीति में पीछे हटते हैं और पार्टी नई पीढ़ी पर दांव लगाती है, तो दीपेंद्र हुड्डा जी की दावेदारी अचानक बहुत मजबूत हो जाती है। और यही वजह है कि उन्हें सिर्फ नंबर 2 कहना भी शायद जल्दबाजी होगी, क्योंकि नंबर 1 पर जो नेता है उसके पास अभी सबसे बड़ा फायदा है, मुख्यमंत्री की कुर्सी खुद उसके पास है। नंबर 1 पर आते हैं नायब सिंह सैनी जी। नायब सिंह सैनी जी अगस्त 2026 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। वे हरियाणा सरकार के मुखिया हैं और उनके पास कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भी है। अब मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी नेता को सबसे पहले क्या चाहिए? मुख्यमंत्री पद, और यह चीज सैनी जी के पास अभी से मौजूद है।
2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 90 में से 48 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। कांग्रेस 37 सीटों पर रही, यानी भाजपा ने सत्ता बचा ली और सैनी जी मुख्यमंत्री बने रहे। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर 2029 तक सरकार का प्रदर्शन भाजपा के लिए संतोषजनक रहता है, संगठन उनके साथ खड़ा रहता है और पार्टी को लगता है कि सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव जीतना संभव है, तो पार्टी को नया मुख्यमंत्री चेहरा खोजने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। यही तो राजनीति का सीधा साधा हिसाब है। जब घोड़ा दौड़ रहा हो तो सवार अक्सर घोड़ा बदलने की जल्दी नहीं करता। सैनी जी की दूसरी ताकत है उनका संगठनात्मक अनुभव। वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पार्टी संगठन में काम करने का अनुभव रखते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी परीक्षा यही थी कि वे संगठन और सरकार के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं। 2026 में भी वे राज्य के कार्यक्रमों में सक्रिय हैं और सरकार की योजनाओं तथा रोजगार, विकास और प्रशासन से जुड़े मुद्दों पर लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन सैनी जी के सामने चुनौतियां भी हैं। 2029 का चुनाव 2024 जैसा नहीं होगा। तब तक सत्ता के खिलाफ नाराजगी, बेरोजगारी, किसान, कानून व्यवस्था, विकास और स्थानीय मुद्दे चुनावी हवा बदल सकते हैं। राजनीति में आज का मुख्यमंत्री कल का उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन कल का उम्मीदवार अगले दिन विपक्ष का नेता भी बन सकता है। फिर भी वर्तमान स्थिति में सैनी जी के पास सबसे बड़ा राजनीतिक फायदा है, वे सरकार के मुखिया हैं, पार्टी सत्ता में है, उनके पास प्रशासनिक अनुभव बढ़ाने के लिए पूरा कार्यकाल है और भाजपा ने 2024 में सत्ता बचाकर यह साबित कर दिया कि हरियाणा में उसका संगठन अभी भी मजबूत है। इसलिए अगस्त 2026 के राजनीतिक परिदृश्य को देखकर अगर 2029 के लिए सिर्फ एक नाम चुनना हो तो नायब सैनी जी सबसे स्वाभाविक दावेदार नजर आते हैं। लेकिन राजनीति में एक बात कभी मत भूलिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा नेता भी तब तक ही सबसे आगे है जब तक पार्टी का हाईकमान और जनता दोनों इसके साथ है। 2029 अभी दूर है, तब तक हरियाणा की राजनीति में कई पत्ते खुलेंगे, कई चेहरे ऊपर आएंगे और कई ऐसे नेता भी गायब हो सकते हैं जिनके बारे में आज लगता है कि भाई साहब तो पक्के खिलाड़ी हैं। क्योंकि राजनीति में बाजी उसी की होती है जो आखिरी चाल तक खेल में बना रहे, और हरियाणा की राजनीति में 2029 की बाजी अभी शुरू भी कहाँ हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। जय हिंद।